Hello students, good morning all of you. This is Richa ओझा, लेक्चर फ्रॉम डाइट सोनभद्र। और पिछले कुछ दिनों से हम लेसन प्लानिंग के ऊपर बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने जनरल वे में समझा कि लेसन प्लानिंग क्या है और क्यों ज़रूरी है। इसके बाद हमने देखा कि इसकी नीड और इम्पोर्टेंस क्या है, आखिर इसकी ज़रूरत क्या है और इसका महत्व ऐसा क्या है कि इसको हमें क्लासरूम टीचिंग के दौरान अडाप्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद हमने आपको बताया था कि नेक्स्ट में हम लेके चलेंगे कि प्रिंसिपल्स क्या क्या होने चाहिए। यानी जब आप लेसन प्लान कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपना क्लासरूम में जाने के लिए, तो उस दौरान आपको किन किन प्रिंसिपल्स या किन किन सिद्धांतों को अपने ध्यान में रखना होता है कि आप जब बना रहे हैं, यानी कि कल आप क्लास में जा रहे हैं और उसका अगर आप लेसन प्लान चॉक आउट कर रहे हैं, तो आपको किन किन सिद्धांतों, किन किन मुख्य बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम हेडिंग बाय हेडिंग चलेंगे और जो भी पॉइंट्स है इसकी चिंता ना करें, अगर आपको ज़रूरत होगी तो हम अवेलेबल करा देंगे। सबसे पहला पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी एंड डेफिनेटनेस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। क्लैरिटी और डेफिनेटनेस। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पहले ही हमने आपको बताया कि दो तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल, यानी कि जो मेन ऑब्जेक्टिव्स जिसको आप मेन गोल कहते हैं। एक होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स या जिनको आप इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं, विशिष्ट उद्देश्य। एक होता है सामान्य उद्देश्य, एक होता है विशिष्ट उद्देश्य। तो इसके में हमने कई बार अंतर क्लियर किया है कि जो सामान्य उद्देश्य होता है वो पूरे सब्जेक्ट को पढ़ाने का आपका उद्देश्य होता है। जैसे कि आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ाने का आपका क्या उद्देश्य है, आप लर्नर के बिहेवियर में किस तरह के चेंजेस या परिवर्तन चाहते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा के। विशिष्ट उद्देश्य पिन पॉइंटेड होता है, स्पेसिफिक होता है। विशिष्ट उद्देश्य उस एक क्लास के लिए ही बनाए जाते हैं जो आप पढ़ाने जा रहे हैं। 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटे, 20 मिनट, जितनी देर का भी आपका पीरियड हो इंग्लिश सब्जेक्ट का उस दिन का, आप विशिष्ट उद्देश्य उतनी देर के लिए बनाते हैं। तो आपके जो उद्देश्य है वो क्लियर होने चाहिए। जैसे हमने कहा था, वेग नहीं होने चाहिए। जैसे कि आप अगर कोई टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, मान लिया आप एडजेक्टिव पढ़ा रहे हैं, तो आपका वो जो ऑब्जेक्टिव अगर आपने बना दिया, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव, कि बच्चे जो है वो ये जान पाएंगे कि एडजेक्टिव क्या है। जहाँ पे आपने लिखा जान पाएंगे, वहाँ पे उसका एरिया आपने महासागर जितना विस्तृत कर दिया। जान पाएंगे तो बच्चे बहुत कुछ जान सकते हैं। क्या जान पाएंगे? क्योंकि आपको स्पेसिफिक होना है, और स्पेसिफिक का मतलब है कि जब आप 30 मिनट का लेसन प्लान बना रहे हैं, तो लास्ट में आपको ये इवेल्युएट भी करना है कि वो ऑब्जेक्टिव आपने अचीव किया कि नहीं किया। अब आपने लिखा कि बच्चे जो है एडजेक्टिव जान पाएंगे। एडजेक्टिव में क्या जान पाएंगे? एडजेक्टिव की परिभाषा कर पाएंगे, एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स दे पाएंगे, एडजेक्टिव को जो है प्रोनाउन से डिफ़र कर पाएंगे, या एडजेक्टिव से रिलेटेड एक सेंटेंस 4-5 कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, या एडजेक्टिव के जो काइंड्स है वो बता पाएंगे। जान पाएंगे बहुत एरिया आ जाता है। ठीक है, तो आप जान पाएंगे या इस तरीके के जो एक्शन वर्ड्स हैं उनका यूज़ नहीं करेंगे। आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो क्लियर होंगे और एकदम स्पेसिफिक पिन पॉइंटेड होंगे, डेफिनेट होंगे, मतलब रियलिटी में उनको अचीव किया जा सके। आप ऐसे ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे। फिर नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड कंडीशंस। हमने पहले भी आपको बताया था, जैसे कि युद्ध में आप जा रहे हैं और आपको यही नहीं पता कि आपके पास हथियार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जब आप अपना लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें आप सारी चीज़ें लिखते हैं कि आपके पास क्या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आप क्या क्या मटेरियल यूज़ करने वाले हैं। एक होता है सामान्य, जो क्लासरूम का सामान होता है वो तो सबके पास होता ही है, हर क्लासरूम में होता ही है। जैसे कि इसमें चॉक, डस्टर, आपका ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड जो भी है आपके पास, और टेबल, चेयर, ये सब पेन वैन होती ही है। लेकिन टीचिंग एड्स, जो ऑडियो विजुअल जो मटेरियल होता है, अगर आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आपने उसमें लिखा है तो आप यूज़ करेंगे, और अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपको उसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास जितने हथियार हैं आप अपनी लड़ाई उसी पे करेंगे, बस आपकी स्ट्रेटजी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए कि जो सीमित साधन है उसी में हम कितना अच्छा कर पाएँ। ठीक है, आपको लेकिन पूरा आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और जो जो अवेलेबल है उनका आप पूरा फुल यूटिलाइज़ करें, पूरा यूज़ करें। लेकिन जो नहीं है उसको ना लिखें, अपनी स्ट्रैटेजी ऐसी बनाएं कि उसकी ज़रूरत ही आपको ना पड़े। ठीक है, इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ द नॉलेज ऑफ एंट्री बिहेवियर।
एंट्री बिहेवियर, यानी कि एंट्री बिहेवियर को अगर आप शाब्दिक रूप से देखें तो जैसे ही अंदर आ रहे हैं तो हमारा बिहेवियर क्या है, मतलब जब आपने क्लास शुरू की उस समय जो बच्चे हैं उनका बिहेवियर क्या था, मतलब जो आप पढ़ाने जा रहे हैं तो उनका प्रीवियस नॉलेज आप क्या लेके चले थे, ये क्लास शुरू होने से पहले वो किस चीज़ में कॉम्पिटेंट है। अगर आप ग्रामर पढ़ाने ले आ रहे हैं और ग्रामर में आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है 5वां पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू किया है आज या करने वाले हैं, तो आप ये मान के चलते हैं कि जो बाकी के जो 4 हैं उन्होंने देख लिया है या पढ़ लिया है या वो जानते हैं, तभी तो आप उससे कनेक्ट करके बताएंगे। तो बच्चों का एंट्री बिहेवियर आपको अच्छे से पता होना चाहिए, यानी कि जो प्रीवियस नॉलेज है जो लेसन प्लान में भी आप मेंशन करते हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स। अब ये मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स वाला जो पॉइंट है वो आपके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आ जाता है। जो प्रस्तावना प्रश्न आप पूछते हैं, प्रस्तावना कौशल आपको सिखाया जाता है, वो इसीलिए सिखाया जाता है। किसी भी पार्ट को पढ़ाने से पहले आप इतने इफेक्टिवली, इतने इंटरेस्टिंग वे में उसको आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए कि बच्चा जो है वो खुद क्यूरियस हो जाए जानने के लिए, और वो जो क्यूरियोसिटी है उसको मोटिवेट करती है, उसका मोटिवेशन बनाए रखती है कि उसको आज कुछ अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग सा सीखने मिलेगा। ठीक है, इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनिंग इंटरेस्ट इन द लेसन। अब इंटरेस्ट कैसे मेंटेन करना है, अब ये एक टीचर की टैक्टिस हो सकती है कि पहले तो वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। सबसे पहले आप ये जान लें कि कोई भी जो टैक्टिस है वो 100% सबके लिए सही नहीं हो सकती। हो सकता है हमारे क्लास के बच्चों में कोई और जो है तरीका या कोई स्ट्रेटजी उनका इंटरेस्ट बनाए रखने के काम आ जाए। हो सकता है जो छोटी क्लास के बच्चे हैं उनके लिए कुछ और टैक्टिस आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े। तो ये चीज़ एक टीचर के जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसके कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है कि उसके जो बच्चे हैं उनका इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए उसको कौन कौन सी स्ट्रेटजी जो है यूज़ करनी होगी। क्योंकि आप लगातार कोई, सबसे पहला तो होता है कोई भी मेथड या कोई भी प्लान अगर आप लगातार एक जैसा यूज़ करते हैं तो कुछ देर के बाद आप कितना भी इंटरेस्टिंग रहे वो मोनोटोनस होने लगता है। तुरंत से आपको अपनी स्ट्रेटजी बदलने की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर आप लेक्चर दे रहे हैं तो 5 मिनट से ज़्यादा ना दें एक बार में, क्योंकि उसके बाद जो है बच्चे सुनना कम कर देते हैं, फिर वो टाइम पास करने लगेंगे, पेन का ढक्कन खोलेंगे, बंद करेंगे, बात करेंगे, पीछे वाले जो है कुछ पेपर में लिख लिख के बात करेंगे, है ना। तुरंत आप अपनी स्ट्रेटजी बदल दें। जैसे कि आपने लेक्चर दिया, अब बच्चे जो है आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा उनका इंटरेस्ट आ रहा है, तो अचानक से किसी को खड़ा करके कुछ एक सवाल पूछ लीजिए छोटा सा। जो ध्यान से सुन रहा होगा वो ज़रूर बता पाएगा, और जो नहीं सुन रहा होगा वो सुनने में के लिए अलर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएटनेस ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स। ये भी उसी से थोड़ा बहुत रिलेटेड है कि जो आप सबसे पहले तो जो आप यूनिट या जो आप प्लान पढ़ाने जा रहे हैं, जो टॉपिक, उसके लिए कौन सा मेथड उपयुक्त है ये आपको पता होना चाहिए। और फिर दूसरा कि जो मेथड आप लेके चल रहे हैं वो आपके क्लासरूम के लिए कितना उपयुक्त है। कोई भी मेथड से लंबे टाइम तक एक जैसे कोई भी मेथड या कोई भी प्लान से आप वो अपना जो है टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस ना शुरू करें। चेंजेस होते रहने चाहिए, इससे इंटरेस्ट भी बना रहता है और बच्चे जो हैं वो बोर भी नहीं होते और आपकी जो लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं आप बेटर अचीव कर पाते हैं। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। अब हम यहाँ कह रहे हैं कि जो आपका सब्जेक्ट मैटर है और जो भी आप एक्टिविटी कराने जा रहे हैं उसमें आपकी मास्टरी होनी चाहिए। मास्टरी का मतलब ये नहीं है कि अगर आप इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हैं तो उसमें इंग्लिश PhD DLET आपकी सब होनी चाहिए। मास्टरी उस सब्जेक्ट मैटर में होनी चाहिए आपकी, यानी कि जो आप पढ़ाने जा रहे हैं, वो जो थोड़ा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, आप जब खुद श्योर हो जाएं कि आपने सब कुछ उसमें देख समझ लिया है और बच्चे आपसे कुछ भी पूछेंगे तो आप उसका जवाब दे पाएंगे, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो छोटा सा आप टॉपिक लेके जा रहे हैं, आप बहुत बड़ा टॉपिक लेके मत जाइए, बहुत बड़ा यूनिट जो है एक बार में कवर नहीं कीजिए, लेकिन जितना भी आप कवर करने जा रहे हैं उस पर फुल कॉन्फिडेंस रखिए, उसको लेके 100% श्योर रहिए। ठीक है, और जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, मान लिया आपने सोचा कि आज हम एक ग्रुप डिस्कशन करा लेंगे, तो ग्रुप डिस्कशन करा लेंगे ये सोचना ही काफ़ी नहीं होता है। आपको ये पता होना चाहिए ग्रुप डिस्कशन के कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं और आपकी क्लासरूम में आप कैसे कैसे उसको कंडक्ट करेंगे, मतलब प्री प्लान। ठीक है, इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी अच्छा पढ़ा लें, आप कितना भी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा लें, लेकिन 5 से 7 मिनट उसके बाद अगर आपने उनको इन्वॉल्व नहीं किया तो फिर उनका जो मोटिवेशन है वो डाउन हो जाता है
उनका इंटरेस्ट का लेवल डाउन हो जाता है, वो बोर होने लगते हैं और फिर वो टाइम पास करने लगते हैं। टाइम पास वो करेंगे तो खुद भी नहीं पढ़ेंगे और आपको भी नहीं पढ़ाने देंगे, आपको भी डिस्ट्रैक्ट करेंगे। और एक टीचर जो टेबल के इस साइड खड़े होकर पढ़ाता रहता है, उसके लिए ये बहुत ऑफुल होता है कि उसकी क्लास के जो बच्चे हैं उस पर ध्यान ना देकर बाकी की सारी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, उनका इन्वॉल्वमेंट आपको अश्योर करना होगा। जैसे कि हमने बताया कि आप लेक्चर दे रहे हैं, मान लीजिए लेक्चर में थोड़ी देर आपने पढ़ाया, तुरंत 2-3 सवाल उनसे पूछ लीजिए, तो वो क्या है उसमें कनेक्टेड रहेंगे कि हाँ हमसे भी पूछा जा सकता है, हमको भी कभी बोलना पड़ सकता है अचानक से, तो वो क्या है उससे जुड़े रहेंगे। वैसे ही कई बार ऐसा कीजिए कि जैसे आप लैंग्वेज की क्लासरूम में हैं तो आप पढ़ रहे हैं, आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। कई बार पीछे से आगे से या कहीं से भी रैंडम किसी को खड़ा कर दिया, अच्छा ठीक है तुम पढ़ो, अब तुम पढ़ो। मान लीजिए आपने पढ़ा दिया, सवाल आपको पूछना, तो बच्चा पता है कि सर ही सवाल पूछेंगे या मैडम ही सवाल पूछेंगे, इनको बताना है। कई बार उसको थोड़ा चेंज कर दीजिए, अच्छा ये पैराग्राफ हमने पढ़ा है या उसके दिमाग में क्या इससे प्रश्न है, उससे बोलिए कि अच्छा तुम टीचर बन जाओ, तुम स्टूडेंट बन जाओ, ज़रा तुम पूछ के देखो तो ये कितने अच्छे से बताता है और तुम कितने अच्छे टीचर बन सकते हो। तो उनका इन्वॉल्वमेंट आप लेते रहिए, अगर वो इन्वॉल्व रहेंगे तभी उनका इंटरेस्ट लेवल जो है वो बना रहेगा, वो क्यूरियस रहेंगे। ठीक है, इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट, ये बहुत ज़रूरी है। याद कीजिए, जब आपने स्किनर की थ्योरी पढ़ी होगी या सीटीईटी टीईटी के लिए आप प्रिपेयर करते रहते हैं, आप पढ़ते रहते हो, तो उसमें जो थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट है उसको कितने एक बहुत वास्ट वे में, बहुत एक्सप्लेन या डिटेल्ड वे में आपको समझाया गया है कि कितने तरह के शेड्यूल्स होते हैं ये रीइंफोर्समेंट देने के और कितना ज़रूरी है। कोई भी अगर व्यवहार सही जा रहा है तो उसको तुरंत रीइंफोर्स करना, एडुकेट रूप में रीइंफोर्स करना, उसको पॉजिटिवली अगर देना चाहें तो शाबाशी देना या कुछ पुरस्कार देना या उसकी पीठ थपथपाना या कुछ भी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना। अगर कोई व्यवहार गलत हो रहा है तो उसको भी रीइंफोर्समेंट देना, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देना, जिससे कि उसके होने की, उस गलत व्यवहार के होने की फ्रीक्वेंसी या बारंबारता कम हो जाए या रुक जाए। ठीक है, तो जो रीइंफोर्समेंट है आपका वो उसी समय पुनर्बलन, जब जितने आप सही समय पे देंगे तभी वो इफेक्टिव होगा, वरना नहीं होगा। अगर कोई कक्षा में गलत व्यवहार कर रहा है छोटा सा भी, तो उसको आप उसी समय पुनर्बलित कीजिए, सकारात्मक, अगर अच्छा है तो सकारात्मक, अगर गलत है तो नकारात्मक। वही अच्छे व्यवहार के होने की बारंबारता को बढ़ाएगा और बुरे व्यवहार जो कि आपके हिसाब से लग रहा है कि वो सही नहीं है, उसके होने की बारंबारता को घटाएगा। सही समय पे पुनर्बलन और सही मात्रा में दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ एडुकेट क्लास कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। आप कितने भी फ्रेंडली टीचर हो, कितना भी आप स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करके चले, लेकिन जब आप छोटे बच्चों से डील करते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन करना ही पड़ता है, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं और उनके लिए डिसिप्लिन के कुछ खास मायने नहीं होते। बस उनको जो कर रहे हैं उसमें मज़ा आना चाहिए। आपके पढ़ाने में उनको मज़ा आ रहा है, वो पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर वो ज़्यादा मज़ा लेने लगे तो फिर पूरी क्लास उससे डिस्टर्ब हो सकती है। वो शोर करने लग सकते हैं, वो इधर उधर बाहर जाने लग सकते हैं, वो हंसी ठहा के आपस में बातचीत करने लग सकते हैं। तो आपको एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन जो है वो भी मेंटेन करके रखना चाहिए। आपको पता है टीचर एक अच्छा मैनेजर होता है, तो उसको अपना क्लासरूम जो है मैनेज करके रखना ही होता है। ठीक है, इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ अप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन, ये बहुत ज़रूरी है। आपने कितना अच्छा पढ़ाया, आपने कितना अच्छा प्लान किया, आपने कितना एडिक्वेटली उसको एग्जीक्यूट किया, लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ आपने जो किया वो आपने अचीव कर लिया, जो आप गोल लेके चले थे, जो ऑब्जेक्टिव लेके चले थे वो पूरे हो गए या नहीं पूरे हुए, कमी कहाँ रह गई। इसके लिए इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। हमने आपको बताया था कि जब आप इनपुट लेके चलते हैं, कुछ प्रोसेस करते हैं, इसके बाद आउटपुट जब आता है तभी तो आपको पता चलता है कि आपका जो इनपुट है वो कितना अच्छा रहा, कितना इफेक्टिव रहा या कमी कहाँ रह गई। तो आपके पास एडिक्वेट सोर्सेज ऑफ इवैल्यूएशन होने चाहिए। क्लास इवैल्यूएशन कई लेवल पे आप कर सकते हैं। तुरंत क्लास ख़त्म होने के तुरंत बाद रैंडम बच्चों से पूछ के आप ये भी पता कर सकते हैं कि जो आप पढ़ा रहे थे वो लोगों के दिमाग में घुस रहा था कि नहीं, या कोई समझ रहा था कि नहीं। फिर आप वीकली टेस्ट लेते सकते हैं, यूनिट टेस्ट लेते हैं, मतलब बहुत तरीके के इवैल्यूएशन होते हैं, लेकिन इवैल्यूएशन होते रहना चाहिए। इसी से आपको फीडबैक या प्रतिपुष्टि मिलती है कि आप कितना सही जा रहे थे। ठीक है, इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ एडुकेट फिक्सेशन ऑफ लर्निंग। फिक्सेशन क्या होता है?
फिक्सेशन ये होता है कि आप जो अपना लर्निंग ऑब्जेक्टिव आप बनाते हैं तो आप ये ले के चलते हैं कि हाँ हमारे इस प्लान के एग्जीक्यूट करने के बाद बच्चे क्या कर पाएंगे। जैसे कि आपने कुछ सिखाया, एग्जाम्पल के लिए आपने कुछ सिखाया, बहुत इंटरेस्टिंग वे में सिखाया, बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया और उसको सीख गए, लेकिन अगले ही दिन उसको भूल गए। मतलब वो जो उनका बिहेवियर चेंज आया था, जो लर्निंग उनकी हुई थी वो एकदम से विलोपित हो गई। तो इस पर भी आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत है कि कोई भी चीज़ आप सिखाएं तो वो थोड़ा फिक्स हो जाए उनके माइंड में कि हाँ वो चलेगी। और उससे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग भी आपको पता है, जो आपका अधिगम का स्थानांतरण है कि आपने कुछ सिखाया तो वो उसको अप्लाई भी कर पाएँ अलग सिचुएशंस में। उसके लिए क्या करना होता है, आपने पढ़ाया लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि उन्होंने कितना सीखा। और ज़्यादा लर्निंग तब होगी जब आप उनके मैक्सिमम सेंसेस को इन्वॉल्व करते हैं। जैसे आप ऑडियो विजुअल एड्स का जो यूज़ करके उनको समझाते हैं स्टोरीज़ के माध्यम से, या कोई ड्रिल करा दीजिए। जब कोई बच्चा करके सीखता है तो उसकी जो लर्निंग का फिक्सेशन होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, तो ऐसा आप कीजिए कि जो चीज़ें आप सिखा रहे हैं वो दिमाग में बनी रहें। ये नहीं कि आपने जैसे ही पढ़ाया अगले दिन वो भूल गया, सर हमको तो याद ही नहीं आ रहा है, या मैडम हमको तो याद ही नहीं आ रहा है, और क्लास में बहुत अच्छे से हम समझ गए। तो उसके लिए भी आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत है कि आप ऐसे टैक्टिक्स या ऐसे स्ट्रेटजीज़ या ऐसी रणनीतियाँ अपनाएं जिससे आपको पता लगे कि हाँ वो जो सीख रहा है वो थोड़ा टाइम तक उसके दिमाग में रिटेन करेगा और तुरंत भूल नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए एक अध्यापक या अध्यापिका हैं, उन्होंने अपना लेसन प्लान बनाया और उसी को लेके वो आ गई क्लास में कि आज हम इसी को एग्जीक्यूट करेंगे। पता चला कि हम कोई जो मेथड पढ़ाने वाले थे, यानी कि आज हम एक ग्रुप डिस्कशन कराने वाले थे, उसमें हमने 20 बच्चों का 10-10 का ग्रुप बनाया था और हमने पूरा अच्छे से प्लान कर लिया था कि 10 बच्चों को हम ये टॉपिक देंगे, इतनी देर तक डिस्कशन कराएंगे, 10 बच्चों को ये टॉपिक देंगे, डिस्कशन करेंगे। पता चला उस दिन हो गई बारिश और 6 या 7 बच्चे ही आपकी क्लास में आ पाए। अब तो आप प्लान में आप ग्रुप डिस्कशन कराने का लेके आए थे, लेकिन आप ग्रुप डिस्कशन नहीं करा पाएंगे। तो वहाँ पे आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है कि ज़रूरत अगर पड़े, अगर ऐसी चीज़ें आ जाएं तो हमारे पास हमारा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है इतना काम करना चाहिए, हम एक्टिव इतने होने चाहिए कि हाँ ठीक है, तुरंत हम अपनी स्ट्रेटजी जो है वो चेंज कर देंगे। जैसे क्योंकि 4-5 बच्चे आए हैं और कुछ लेसन आप कंटिन्यू पढ़ा रहे थे, तो छोटा सा एक टेस्ट ले लीजिए। टेस्ट ना लीजिए, टेस्ट के नाम से वैसे भी बच्चे डर जाते हैं। अगर आपने टेस्ट ना किया तो बोलते ठीक है आज तुमको एक गेम खिलाते हैं, हम एक क्विज़ करेंगे आज। छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं उनसे पूछिए, उनको ऑप्शंस दीजिए और आप देखिए उसमें विनर उनको बनाइए, किसी को बताइए कि ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया। उनका इंटरेस्ट भी बना रहेगा, आप क्लासरूम को इंगेज भी कर लेंगे, बच्चों की लर्निंग भी इंश्योर होगी और जो बाकी बच्चे नहीं आए उनका भी नुकसान नहीं होगा। तो ये चीज़ आपने अपने प्लान में नहीं बनाया था, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। अब आप जो प्लान बना के लेके आए, पता चला बच्चे जो है उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि आप वो चीज़ उन तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं जो आपको पहुंचानी थी, तो आप उस क्लास में अपना जो मेथड है वो चेंज कर दीजिए ना। बीच में एक स्टोरी घुसा दीजिए, जैसे ही स्टोरी का आप नाम लेंगे बच्चों का इंटरेस्ट अपने आप लौट आता है। फिर या तो जो बच्चे पीछे बात कर रहे हैं उनको खड़े होकर उनसे सवाल पूछ दीजिए, उनको अलर्ट कर दीजिए। तो कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे टीचर को अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपना कॉमन सेंस भी यूज़ करना पड़ता है। वो सेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा आपके अंदर आनी चाहिए। अगर आप अपने लेसन प्लान के जैसे नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अरे अब हम क्या करेंगे, हम तो इसी के लिए एकदम वेल इक्विप्ड होके आए थे, लेकिन अब हमको कुछ अलग करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और जो है अपने पे भरोसा रखिए। तो ये थे आपके प्रिंसिपल्स कि आपको लेसन प्लानिंग जब आप करते हैं या बनाते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है अपने ध्यान में रखने की आवश्यकता है, कौन कौन से सिद्धांतों पर वर्कआउट करने की ज़रूरत है। अब आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए